हेलो बच्चों, नवोदय की तैयारी करने वाले समस्त बच्चों का पहाड़ी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी के प्रश्न। हिंदी भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न आते हैं, जिनके हम आज प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं बच्चों, कुछ सामान्य निर्देश दिए हैं, इनके लिए देखते हैं। निर्देश: इस खंड में 4 अनुच्छेद है। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर है, जिन्हें ए, बी, सी और डी क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है। सही उत्तर को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओएमआर शीट प्रश्न ओएमआर शीट में इसको फिलअप करना है बच्चों। तो देखते हैं हम अनुच्छेद 1 हमारा क्या है, देखते हैं बच्चों। देखिए, अनुच्छेद 1 पढ़ते हैं हम। तो प्रकृति के संरक्षण का महत्व आज के समय में अत्यधिक बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्रदूषण जैसे मुद्दे हमारे पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधन का सही तरीके से उपयोग करें और उसके संरक्षण के लिए प्रयासरत रहें। भारत में कई पारंपरिक प्रथाएं और त्यौहार हैं जो प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान को दर्शाते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनाते हैं और इसका विसर्जन नदी में करते हैं। यह न केवल एक परंपरा है, बल्कि जल स्रोतों को प्रदूषित होने से भी बचाता है। इसके अलावा युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण जैसे कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि हम आज पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलते बच्चों, इसके क्वेश्चन क्या, इसको आप एक बार पढ़ें, जरूरत पड़ने पर 2 बार पढ़ें और फिर प्रश्न पढ़ें। प्रश्नों के पढ़ने के बाद भी आंसर उसी में ढूंढना है। युवाओं में देखते प्रश्न: युवाओं में पर्यावरण के प्रति खालिस्तान फैलाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला है सम्मान, अवज्ञा, आदर और जागरूकता। तो हमने यहाँ पढ़े हुए थे इसी अनुच्छेद में। देखिए, युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, तो इसका आंसर जागरूकता आ जाएगा। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो उसमें दिया है, गणेश चतुर्थी के दौरान खालिस्तान की मूर्तियां मिट्टी में बनाकर नदियों में विसर्जित की जाती। तो हमको वैसे भी मालूम है कि गणेश चतुर्थी में गणेश जी की मूर्ति बनती है और हमारे यहाँ भी दिया है गणेश जी की मूर्ति। तो यहाँ आएगा गणेश जी की मूर्ति बी नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के संरक्षण का महत्व आज के समय में खालिस्तान बढ़ गया है। तो महत्व जो है, जैसे ही हमने हमारा अनुच्छेद पढ़ना शुरू करे थे तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रकृति के संरक्षण का महत्व आज के समय में अत्यधिक बढ़ गया है। तो इसका क्या आएगा बच्चों? अत्यधिक आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। अब है अगला क्वेश्चन, संरक्षण का विलोम शब्द क्या है? संरक्षण मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित रखना। तो इसका विलोम मतलब उल्टा बताना है। तो विनाश, किसी चीज को सुरक्षित रखना, और विनाश मतलब नष्ट करना। तो इसका सही आंसर आएगा विनाश। फिर है, संसाधन का बहुवचन रूप क्या है? अगला क्वेश्चन। तो संसाधन का बहुवचन रूप, संसाधन मतलब एक संसाधनों आएगा बच्चों, इसका संसाधनों। तो इसका राइट आंसर है संसाधनों। फिर देखते हैं आगे का अनुच्छेद हम। अगला हमारा अनुच्छेद है, भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। हर त्यौहार अपनी विशेषता और महत्व रखता है। दीपावली, होली और ईद जैसे त्योहारों न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि यह सामाजिक एकता को भी दर्शाते। दीपावली के दौरान लोग अपने घरों को दीपों से सजाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। होली का त्यौहार रंगों का पर्व है, जिसमें लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं और मिठाई बांटते हैं। त्योहारों का उल्लास बच्चों में विशेष रूप से देखा जाता है। इस दौरान परिवार एकत्रित होते हैं और खुशियों का आदान प्रदान करते हैं। प्रत्येक त्यौहार
के अपने रीति रिवाज होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। तो बच्चों इस अनुच्छेद को भी आपको एक बार दो बार अच्छे से समझना है, फिर इसके प्रश्नों को पढ़ना है और वहीं से आंसर ढूंढना है। एक दो प्रश्न जिनके बाहर से आंसर रहते हैं और बाकी प्रश्न वहीं से होते हैं। जैसे भारत में त्योहारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमने पढ़े हैं हमारे अनुच्छेद में, धार्मिकता का प्रतीक है और सामाजिकता का। तो इसका आंसर आएगा धार्मिक और सामाजिक एकता। फिर दीपावली के दौरान लोग अपने घरों को खालिस्तान से सजाते हैं। तो दीपावली में हम किससे सजाते हैं बच्चों, ये हमें मालूम ही है कि हम दीपों से सजाते हैं, ये भी नंबर दीपों, और यहाँ भी हमारे अनुच्छेद में लिखा है दीपों से सजाते हैं। प्रश्न नंबर 3, उल्लास का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो अब उल्लास का पर्यायवाची शब्द है, उल्लास का पर्यायवाची बताना। अब ये हमको यहाँ नहीं मिलेगा, उल्लास तो मिलेगा अनुच्छेद में, लेकिन इसका पर्यायवाची हमें पता होना चाहिए बच्चों, तभी हम इसको लिख पाएंगे। तो उल्लास मतलब प्रसन्नता, खुशी होती है, तो उसका पर्यायवाची मतलब उसी का एक रूप लिखना है। तो प्रसन्नता हमारा जो है उसका उल्लास का पर्यायवाची आएगा बच्चों। तो इसका बी नंबर प्रसन्नता एकदम सही आंसर है। फिर त्योहार का बहुवचन रूप क्या है। त्योहार का त्योहारों आ जाएगा, त्योहार का त्योहारों आ जाएगा। तो इसका भी बी नंबर त्योहारों राइट आंसर है बच्चों। फिर अगला देखते हैं हम, खुशी में संज्ञा है। अब खुशी में संज्ञा बताना है बच्चों, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी संज्ञा जो होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इस प्रकार से संज्ञा होती है बच्चों। तो हम एक सरसरी तौर पे हम इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है बच्चों, जहाँ व्यक्तियों का बोध होता है, व्यक्ति वस्तु का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। जातिवाचक में व्यक्ति या वस्तुओं की जाति का बोध होता है, एक ही प्रकार के बहुत सारे चीज़ों का बोध होता है, वो जातिवाचक होती है बच्चों। द्रव्यवाचक में जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि का बोध होता है, या पानी, तेल, दूध, इस टाइप के शब्द आते हैं, वो द्रव्यवाचक होते हैं बच्चों। समूहवाचक जिन शब्दों से एक ही जाति के समूह का बोध होते हैं, जैसे झुंड, गुच्छा, इस टाइप के शब्द आते हैं, तो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं बच्चों। अब हमारा आता है भाववाचक संज्ञा का। हम जिन शब्दों से व्यक्ति वस्तु के गुणों का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए यहाँ खुशी है, खुशी एक भाव है ना कोई चीज़ है, तो यहाँ भाव का बोध हो रहा है, इस कारण ये भाववाचक संज्ञा होगी बच्चों। इस प्रकार हमने शॉर्ट में संज्ञा को देखी यहाँ पे, और ये इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर लिख पाएंगे। तो बच्चों यहाँ हमने देखे हमारा भाववाचक राइट आंसर है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 3, खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। खेलों के माध्यम से न केवल शारीरिक विकास होता है बल्कि टीम वर्क और अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण गुण भी विकसित होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसे खेल में खिलाड़ी एक दूसरे के साथ मिलकर खेलते हैं और सामूहिक सफलता की ओर बढ़ते हैं। स्कूलों में खेलकूद के आयोजन से छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। इसमें उन्हें अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद मिलती है। नियमित खेल खेलने से तनाव भी कम होता है और मन में सकारात्मकता बनी होती है। तो इस प्रकार इस अनुच्छेद को एक दो बार पढ़ें और फिर इसके प्रश्नों को पढ़ें। फिर इनके प्रश्नों को पढ़ना है। तो प्रश्न देखते हैं, खेलों के माध्यम से कौन सा गुण विकसित होता है। तो हमने पहले भी देखे कि खेलों के माध्यम से, यहाँ देखो देखिए, टीम वर्क और अनुशासन। तो इसका आंसर आएगा टीम वर्क और अनुशासन। खेलों के माध्यम से कौन सा गुण विकसित होते हैं, टीम वर्क और अनुशासन का। खेलों में छात्रों में खालिस्तान की भावना आती है। हमने यहाँ देखे स्कूलों में खेलकूद आयोजन से छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। कौन सी भावना, प्रतिस्पर्धा, जीतने की भावना। फिर विकास का समानार्थी शब्द है, ये आपको समानार्थी आपको याद होना चाहिए। तो विकास मतलब विकास का मालूम होना चाहिए कि विकास मतलब भाई कोई भी चीज़ का विकास होना, उन्नति, प्रगति। तो इसका बी नंबर प्रगति राइट आंसर है।
विकास और प्रगति, किसी चीज का विकास होना या प्रगति होना। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें उन्हें अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद मिलती है। यहाँ उन्हें किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो देखिए बच्चों, इसमें इसमें उन्हें अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद, तो उन्हें किसके लिए हुआ है? तो यहाँ उन्हें जो है बच्चों छात्रों के लिए हुआ है। जैसे देखिए हम इसको पढ़ते, उन इसमें छात्रों को अपनी सीमाओं को पार करने और अपनी क्षमताओं को पहचानने में मदद मिलती। तो छात्रों की जगह उन्हें का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर छात्रों के लिए आएगा बच्चों, सी नंबर। अगला देखते, महत्व का विलोम शब्द। तो महत्व का विलोम मूल्य नहीं हो सकता, विशेषता नहीं हो सकता, ध्यान नहीं हो सकता, महत्वहीन हो जाएगा बच्चों। महत्वहीन इसका सही आंसर है। तो ये अनुच्छेद के साथ साथ एक दो प्रश्न कुछ विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द या बहुवचन इस टाइप से बना के पूछा जाता है। तो इनको भी आपको पढ़ना होगा बच्चों, इनकी तैयारी करना होगा। अगला हमारा अनुच्छेद है, आज के युग में पर्यावरण की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। बढ़ते हुए उद्योग और शहरीकरण के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। वायु, जल और मृदा प्रदूषण मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। इसलिए हमें पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार ने कई नीतियों और कार्यक्रम शुरू किए हैं, जैसे वृक्षारोपण अभियान और प्लास्टिक प्रतिबंध। हमें अपने चारों ओर की प्रकृति सुंदरता को बनाए रखने के लिए सजग रहना होगा। छोटे छोटे कदम जैसे कि कचरा न फेंकना, पुनर्चक्रण पर्यावरण को बचाने में मदद कर सकते हैं। तो बच्चों इसके क्वेश्चन की ओर जाते हैं, हम चलते हैं। आज के युग में पर्यावरण की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो आज के युग में पर्यावरण तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदूषण, इसका आंसर देखेंगे, क्योंकि प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरा है। और इसका हम यहाँ भी देखेंगे, प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। प्रदूषण मानव जीवन के लिए खतरा है, हमारा अनुच्छेद में ही आंसर मिल रहा है। फिर हम अगला क्वेश्चन, हमें अपने चारों ओर की प्रकृति को खालिस्तान बनाए रखने के लिए सजग रहना चाहिए। तो कैसे बनाए रखना है बच्चों? देखिए यहाँ दिया है, हमें अपने चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखना है। सुंदरता, तो यहाँ क्या आएगा? सुंदरता को, प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के लिए सजग रहना चाहिए। सुंदरता इसका राइट आंसर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद में किस चीज पर प्रतिबंध करने की बात कही गई है? तो स्वाभाविक है कि अनुच्छेद में प्लास्टिक पर प्रतिबंध करने की बात की गई है। हम उसको देखते हैं तो इसका आएगा प्लास्टिक। फिर प्रदूषण का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखिए बच्चे, फिर वही आ गया पर्यायवाची। तो प्रदूषण का प्रदूषण मतलब कि क्या होता है? पूरा गंदा करना वातावरण को। तो इसका साफ नहीं आ सकता, स्वच्छ नहीं आ सकता, स्वच्छता भी नहीं आ सकता, स्वास्थ्य भी नहीं आ सकता। गंदगी इसका पर्यायवाची आएगा बच्चों। तो गंदगी पर्यायवाची शब्द आएगा। फिर अगला देखते हैं हम, नीति का बहुवचन रूप क्या है? तो नीति का बहुवचन रूप नीतियां हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार हमने 20 प्रश्न देखे। तो इन 20 प्रश्नों में हमने देखे कि अनुच्छेद के साथ साथ अनुच्छेद में 2 या 3 आंसर करीब अनुच्छेद से मिलते हैं और 2 आंसर आपको अलग से बताना होता है, जिसमें समानार्थी हो सकता है, आपका विलोम हो सकता है, आपका पर्यायवाची हो सकता है और बहुवचन हो सकता है। ये 4 रूप, बहुवचन, पर्यायवाची, विलोम और समानार्थी, इन शब्दों को हमको पढ़ना होगा ताकि हम जो अनुच्छेद में आए पर्यायवाची शब्दों को बता सके। तो मैं कोशिश करूंगा कि इन शब्दों की भी कुछ शब्दों का भी मैं एक वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपको इनके बारे में पता चले। लेकिन अभी हम अनुच्छेद के 2-3 क्लास लगाएंगे, उसके बाद इसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे बच्चों। तो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। बच्चों वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें बच्चों, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मेरे हर चैनल का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। और 13 दिसंबर को आपको पेपर है, उससे पहले मैं आपके लिए ऐसी बहुत सारे वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पेपर में बहुत मदद मिलने वाली। साथी बच्चों, आप
अगर मैं जिस टाइप से बता रहा हूँ उसी टाइप से आपको प्रश्न हल करना है, ज़रूर आपका सिलेक्शन पक्का है बच्चों। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।